हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। हिंदी की क्लास। वैसे तो मैंने बच्चों अभी वर्णमाला पर एक मैराथन भी ली थी, तो वर्णमाला प्लस उसमें संज्ञा मैंने आपको कराया था। वर्णमाला वैसे तो उसमें कंप्लीट पूरी तरह से करा दिया था, तो तुक नहीं बनता मैं दोबारा से वर्णमाला कराऊं, पर इस चैनल पे पहली बार ही क्लास ले रहा हूं मैं अपनी। तो बच्चों ने बहुत सारों ने डिमांड की, सर जब क्लास 1 से शुरू कर रहे हो तो मैराथन को साइड करिए, यहाँ क्लास 1 से शुरू करिए। तो बच्चे जीरो से बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूँ। और अभी सबसे खुशी की बात है कि हमारे बच्चों फॉर्म भी आ चुके हैं यूपी टेट के हमारे। अगर आपको खबर नहीं लगी है तो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, यूपी टेट के फॉर्म आउट हो चुके हैं। यूपी टेट फॉर्म आउट, फॉर्म मतलब आउट का मतलब डेट आउट हो चुकी है कि 7 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और 28 नवंबर का रिटर्न डिक्लेयर पहले से ही था, तो अब ऑफिशियली घोषणा हो गई है आज कि रिटर्न 28 नवंबर का। और बच्चा 28 दिसंबर का आपका रिजल्ट आना है। किसका? यूपी टेट का। जैसा कि उम्मीद थी कि ये बच्चे किससे पहले हो जाएगा, सीटेट से पहले हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये अभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन ये अभी नहीं है, क्योंकि सीटेट बच्चे ऑनलाइन है इसलिए उसका लंबा चलेगा। 13 दिसंबर से शुरू है, जनवरी तक जाएगा। ठीक है बच्चों, या मैं कहूं कि दिसंबर के लास्ट तक जाएगा। तो ये 28 दिसंबर को तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। खास बात ये है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है आप सबके लिए। खुशी का माहौल होना चाहिए कि हम क्लास भी ले रहे हैं, और बच्चों हमारे लिए ये सब भी साथ के साथ आ गया है। अब बच्चों, हाँ, किसी बच्चे को पीडीएफ की बात कर रहा है कोई बच्चा, तो मैं पीडीएफ की बात कर लेता हूं बच्चों। हमारे ऐप पर आज नाम है उसका बाबू बैच, कल से वो नाम टेट, सुपर टेट और सी टेट हो जाएगा। उस पे बच्चे, उस पे क्लिक करने से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप क्लिक करिए बाबू बैच पर, रोजगार विंदन अंकित एप्लीकेशन पे, हर टीचर के नाम वाइज, फोटो वाइज आपको बिल्कुल क्रम में पीडीएफ मिलेंगी, बहुत ही सहजता से। यह सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है बच्चों। जिन लोगों को नहीं पता है वो बच्चे अभी देख पाओगे बहुत आराम से ऐप को। अब बच्चे सुपर टेट की जब बात करते हैं तो सबको यही लग रहा था कि सुपर टेट कब आने वाला है, दिसंबर में फॉर्म आएंगे। लेकिन 28 दिसंबर का रिजल्ट है, तो बच्चे फॉर्म 28 दिसंबर के बाद ही आएंगे। अर्थात फॉर्म आने की संभावना जनवरी चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो जनवरी में आपके फॉर्म आने हैं यूपीपीआरटी के बच्चे। अब आप सोचिएगा, जनवरी में फॉर्म आएंगे, एक महीना कम से कम फॉर्म चलता ही है, आप सबको भी मालूम है। हालांकि ये टेट भी बहुत जल्दी से करा रहे हैं, इतना जल्दी होता नहीं है। 7 अक्टूबर से फॉर्म, 7 नवंबर मान लीजिए लास्ट डेट रही, तो फिर टाइम ही बहुत कम मिला, है ना। तो उसी हिसाब से अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म लाए, फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये बच्चे फॉर्म चलेंगे, और फरवरी के लास्ट में ये एग्जाम करा पाएंगे जिस हिसाब से लग रहा है। ठीक है, रिजल्ट कब देंगे, इलेक्शन के बाद देंगे, पहले देंगे, वो चर्चा का विषय है। लेकिन सुपर टेट मोस्ट प्रोबेबली, मैं आज आपको डेट दे रहा हूं कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा सुपर टेट का। तो बच्चे खुश हो जाइए, आपका उस टाइम तक सी टेट, ये यूपी टेट सब क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि आप तैयारी बहुत जबरदस्त लेवल की कर रहे हैं बच्चे। अब सुपर टेट के लिए मैं अलग से क्लासेस चलाऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुपर टेट की बिल्कुल क्लासेस सेपरेट होने वाली हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा। 7 अक्टूबर के बाद मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, चिंता बिल्कुल नहीं है। तो यूपी टेट का हर हर हफ्ते संडे को एक मॉक टेस्ट जरूर लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, और बताओ क्या कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 7 अक्टूबर से फॉर्म,
और बच्चों अब अपनी मेहनत में जान लगा दीजिए, जान फूंक दीजिए, जो कुछ कर सकते हो करिए। अभी वो सही समय है, यही समय है जिसमें आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम के रूप में गढ़ सकते हो, क्योंकि आपका आपका बच्चे फॉर्म की जिसका इंतजार था वो भी अब आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। मेरा बीएड सेकेंड ईयर है, हाँ बच्चे आप फॉर्म भर पाओगे। जो सेकेंड ईयर फाइनल सेमेस्टर है ये सब लोग फॉर्म भर पाते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए, तो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले भी अलाव हैं फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उनका रिजल्ट मान्य नहीं होगा, अर्थात उनका टेट क्लियर मान्य नहीं माना जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चे मैं बात करूं कि हिंदी क्लास 1 है, आज बिल्कुल शुरुआत से कर रहा हूं। अगर मैं यूपी टेट की बात करूं या सी टेट की बात करूं या सुपर टेट की बात करूं, तो बच्चे हिंदी जो है सभी में इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर यूपी टेट की बात करूं तो 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे ही आएंगे, कंपलसरी लैंग्वेज है। जो दूसरी लैंग्वेज लेनी पड़ती है वो यूपी में जो फेमस है, वो आप चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे तो उर्दू ले सकते हैं टेट के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, कुछ उर्दू भी लेते हैं, कुछ इंग्लिश भी लेते हैं। तो बच्चे आज इंग्लिश की शुरुआत तो हमने कर दी है। कितने बजे से? 10 से 11 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, और इंग्लिश वाले टीचर या गजब पढ़ाते हैं बच्चों। वो विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया कि अगर किसी बच्चे ने संस्कृत लेनी चाह भी रहा होगा ना, मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश ले ले, वो मैं इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर उसको दिला दूंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वो सुपर टेट टॉपर बच्चे हैं बच्चों। हमारे पास सुपर टेट टॉप किया था उन्होंने अपने जिले में। ठीक है, चलिए तो वर्णमाला की मैं बात कर रहा हूं बच्चों आज हिंदी क्लास 1 में। वर्णमाला, तो वर्णमाला बच्चे मैं पढ़ा तो आपको चुका ही हूं। मैं इसमें टोटली 27 से 28 टॉपिक आपको कराऊंगा। 27 से 28 टॉपिक्स हमारे हिंदी में होंगे। ये आज पहला टॉपिक है, एक क्लास में नहीं खत्म होगा। बड़े टॉपिक वर्णमाला हुआ, संधि हुआ, ये 2 क्लास तो खाएंगे एक एक घंटे की। ठीक है, और बच्चे जो आगे के टॉपिक है, मान लीजिए समास, 1 घंटे में खल्लास हो जाएगा। और जो टॉपिक है उपसर्ग, आधे घंटे का टॉपिक है, चलो 45 मिनट का मान लो, प्रत्यय 40-45 मिनट का टॉपिक है। तो आगे के ज्यादातर टॉपिक्स 1 घंटे में हम बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि वर्णमाला जो टॉपिक है ये 2 क्लास लेगा। कुछ ही टॉपिक हैं जो 2-2 क्लास लेंगे, और हमारा सबका टारगेट है कि हम 10 नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट करके दे दें आपको। टेट वाला कोर्स कंप्लीट, किसका? टेट का भी और सी टेट का भी। 10 नवंबर हमारा टारगेट होगा इस कोर्स को कंप्लीट करने का। उसके बाद हम रैपिड रिवीजन क्लास चलाएंगे, जिनका हमारी का नाम होता है गागर में सागर। वो क्लासेस चलेंगी बच्चों 28 नवंबर तक। आपको इतना परफेक्ट बना देंगे, आप खुद कह दोगे 120 से 1 नंबर कम भी मुझे मंजूर नहीं है। चलिए बच्चे, तो पूरी कोशिश है कि आप इस एग्जाम में ऐसे लड़ो कि कोई आपकी टक्कर पे ना हो। चलो बच्चों, तो हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं एकदम शुरुआत से, एकदम एकदम बेसिक लेवल से। संस्कृत की क्लास बच्चों बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। संस्कृत के टीचर से बात चल रही है, 2-3 टीचर से। जो बेस्ट लगेंगे उनको आपके लिए उतार दिया जाएगा। मात्र 20 दिन में संस्कृत, 20 से 25 दिन में वो करवा देंगे बच्चों, मेरी बात हो चुकी है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपकी पूरे दिन में 6 क्लासेज हैं, जिनका टाइम टेबल आपको पता है, हर क्लास में बताया जा रहा है। ठीक है, 6 क्लासेज ये जरूर ले लेना बच्चों। 6 क्लासेज ले ली, 6 घंटे हमारे साथ, 3 घंटे सेल्फ स्टडी पढ़ लो। 28 नवंबर को जबरदस्त अंक ले लो। और बताओ, तो वर्णमाला बेटा होती है वर्णों की माला। क्या होती है? वर्णों की माला, वर्णमाला। ठीक है, अब हमारा वर्ण क्या है बच्चों? आपने अब तक सुना होगा कि सर एक अक्षर होता है या वर्ण होता है और एक ध्वनि होता है। वर्ण होता है, ध्वनि होता है। तो बच्चे ये दोनों चीजें समान हैं, सेम हैं। मैं कहूंगा सेम चीजें हैं ये दोनों।
वर्ण और ध्वनि, लेकिन अक्षर में फर्क होता है। ये फर्क क्या है सर? अक्षर क्या है, वर्ण क्या है? बेटा अगर मैं अक्षर की बात करूं तो अक्षर जो होता है, जैसे ये एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, लेकिन अगर ये कितने वर्णों से मिलकर बना है, जैसे छह है बेटा, ये जो छह है ना, ये दो वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें एक कै और दूसरा श। और ये जो स है ना, ये भी दो वर्णों से मिलके बना है। अगर ये पूरा है तो ये दो वर्णों से ऐसे मिलके बना है। तो हम इसको वर्ण कह सकते हैं, इसको वर्ण कह सकते हैं, इसको वर्ण कह सकते हैं, या ध्वनि कह सकते हैं। लेकिन बच्चों ये क्या कहलाएगा? ये अक्षर कहलाएगा। तो आपको समझ आया कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। अक्षर एक ही है लेकिन दो वर्णों से मिल करके बना है, अर्थात इसमें दो ध्वनियां आती हैं। तो दो ध्वनि आती हैं, कश, कश की ध्वनि, कक्षा, कक्षा, यही छह आता है ना कक्षा में, तो कक्षा, तो ये वाला श उसमें होता है। इस श को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य श बोलते हैं। आगे बताऊंगा कि ये मूर्धन्य श क्यों है। चलो बच्चों, अब कोई भी पूरा वर्ण हो, कोई भी पूरा अक्षर हो, हिंदी का जो भी आप अक्षर जानते हैं, जैसे मान लीजिए ल है, तो बेटा ये अब इसको बोल के देखो, ला, क्या बोलते हैं? ला। तो इसमें लास्ट में अ बोलेगा, क्या बोलेगा? अ बोलेगा। तो बेटा इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। यानी हर किसी में लास्ट में ए होगा ही होगा, अगर कोई भी पूरा अक्षर है हिंदी का तो। कोई भी बेटा, अगर जैसे मैं बोलूं कोई भी जो आपका मन करे, लोग कै ही ले लूं, तो बच्चे इसका होगा का हलंत और इसका बेटा लास्ट में आ। ऐसे ही खा के साथ भी ये ई लास्ट में और ये बेटा आ। तो हर किसी वर्ण को अगर मैं हर किसी अक्षर को तोड़ूंगा तो ये वर्ण है बच्चे, इनको बोलते हैं वर्ण। ठीक है, ध्वनि, और ये भी वर्ण है, लेकिन ये स्वर है, ए है, ये स्वर व्यंजन अभी बात करने वाला हूं। तो हर कोई जो अक्षर होता है उसमें ए की ध्वनि लास्ट में आती आती है, और शुरू में ये होती है हलंत लग के, इसको हम कहते हैं ये आधे की ध्वनि है। अर्थात इसको आधा का, इसको आधा खा, इसको ऐसे बोलते हैं। सर आप तो कह रहे हो ऐसे, क्या आधा कह तो सर ऐसा होता है? बच्चों अगर मैं कहूं आपसे कि आधा का लिखिए, आधा का लिखिए, तो बेटा ऐसे आधा क्या नहीं लिखा जाता। अगर मैं सिंगल आधा का आपसे लिखवा रहा हूं तो वो ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, किसी अक्षर के साथ, किसी शब्द के साथ मैं लिख रहा हूं, तो जैसे मैं यहां मैं कुछ भी, जैसे और कोई अक्षर वाला बताओ, चलो क्वार ही ले लेता हूं, क्वार ले लेता हूं, तो बेटा यहां पर का ऐसा बनेगा आधा, फिर हलंत वाला नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसको मैं सिंगल लिखूंगा तो बेटा वो हलंत वाला आएगा। क्या? हलंत इसके साथ आएगा। तो आप मतलब समझ गए हैं हलंत का क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो आप उम्मीद है समझ पाए होंगे बहुत ही आसानी से कि वर्ण में और अक्षर में क्या अंतर होता है। अक्षर का मतलब है क्षर माने जिसका नाश हो सके, ए माने ए लगा दिया तो उल्टा, यानी जिसका नाश ना हो सके, जिसका विनाश ना हो सके, वो अक्षर का मतलब है। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में कि अक्षर का अर्थ क्या होता है? कभी कभी विनाश न होने वाला, कभी विनाश न होने वाला, उसको कहते हैं अक्षर। जिसका कभी विनाश न होने वाला हो उसको हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का अर्थ ये होता है, अगर कोई आपसे पूछे, क्षर माने विनाश, अक्षर जिसका विनाश ना हो। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? यहां तक अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो जरूर बताना। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ ना आए, इतनी गारंटी लेता हूं। अगर आप हिंदी की क्लास में जमे रहे तो आप अपनी हिंदी को सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मानकर पढ़ोगे, और ये कहोगे चाहे कहीं से भी क्वेश्चन छूट जाए पर हिंदी से नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। चाहे आप स्टूडेंट साइंस के रहे हो, चाहे आर्ट के रहे हो, चाहे हिंदी आपने कक्षा 6 तक पढ़ी हो, या 12 तक पढ़ी हो, या BA MA तक पढ़ी हो। बच्चे मैं इतना विश्वास दिलाता हूं क्योंकि हिंदी हम रोज बोलते हैं आपस में एक दूसरे से, इसलिए आपने पढ़ी हो पहले या ना पढ़ी हो, मैं बिल्कुल जीरो से आपको शिखर तक लेकर के जाऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करता हूं बच्चे। अब मैं इसमें
आप वर्ण और अक्षर का मतलब बताया बच्चों, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं आपको बताया है। अगर मैं कोई भी कुछ भी शब्द लिखूं और आपसे बोलूं, जैसे ये मैं लिख देता हूं लहसुन, लहसुन, ये मैंने लिख दिया। अब कोई कहे इसका वर्ण विच्छेद करिए, क्या इसका वर्ण विच्छेद? बेटा एक संधि विच्छेद होता है, ये वर्ण विच्छेद करवा रहा हूं। तो आप क्या वर्ण विच्छेद जानते हैं लहसुन का? बेटा आपको मैं अब सिखाने वाला हूं कि वर्ण विच्छेद का क्या मतलब होता है। जैसे ला है, तो बेटा ला को ऐसे तोड़ते हैं, ले दो अक्षरों में टूटेगा, एक दो अक्षर नहीं, दो वर्णों में बोलूंगा। अक्षर तो ये है, तो ये रहा एक वर्ण, ये रहा, क्योंकि हर किसी के बीच में बाद में आ की ध्वनि जरूर होती है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बेटा इस बच्चे की बात मान लो, वो कह रहा है सभी लाइक कर दीजिए। गोल्डी सिंह कह रही है लड़की है लड़का पता नहीं, तो भाई बहुत बढ़िया। अगर मैं है की बात करता हूं बच्चे, तो है जो है, बच्चे हलंत लगाया, लास्ट में ए की ध्वनि है भी देता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए ला, ए बोल रहा है ना साथ में, ए क्या है? स्वर। तो सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन की परिभाषा यही लिखवाऊंगा कि व्यंजन क्या है। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हो, जिसमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े। लेकिन हर व्यंजन में, हर व्यंजन को बोलने में आ की सहायता लेनी पड़ेगी। बेटा संस्कृत के टीचर का प्रबंध बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है, जितना जल्दी हो सकेगा। बेटा ऐसा ही नहीं है मैं किसी को भी लाके खड़ा कर दूंगा, क्योंकि आपने भी देखा है जो टीचर पढ़ा रहे हैं एकदम बेस्ट होंगे। सभी अपने आप में, सभी अपने आप में पूरी जान फूंक रखी है सबने, और एक से एक टीचर आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, ये टीचर एक दिन अपना झंडा गाड़ रहे होंगे, अभी नए हैं कोई बात नहीं, आप ही लोग उनको फेमस करोगे एक दिन। ठीक है, जब आप अपना एग्जाम दे के निकलोगे। जब मैं सा की बात करता हूं बच्चों, तो सा की बात इस तरह से करूंगा। क्या सर इसमें आ लिखूंगा? नहीं, आ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऊ इसके साथ आ चुका है स्वर। तो एक स्वर होना चाहिए बस हर व्यंजन के साथ। तो यहां पे ऑलरेडी ऊ आ चुका है, तो यहां ए नहीं लिखूंगा इसके साथ। आगे बच्चों ना, और ना के साथ ए आएगा। देखिए जब अगर किसी पे मात्रा चढ़ गई है, ऊ की चढ़े या ई की, फिर उसके साथ ए नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो ल, ह, स और बिल्कुल। यहां सर आपने ऊ क्यों लिखा? यहां इसलिए लिखा क्योंकि वहां ऊ की मात्रा है, अगर नहीं होती तो इसमें भी अ लिखता बाद में। बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत बढ़िया। साइंस की क्लास भी 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। बेटा बहुत कुछ शुरू होने वाला है। जब टीचिंग में उतर गए तो जबरदस्त तरीके से उतरेंगे, उसकी कोई आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, तो लहसुन का आपने वर्ण विच्छेद सीख लिया। अब आप किसी भी वर्ड का वर्ण विच्छेद कर सकते हो, किसी भी वर्ड का। जैसे अब मैं आपसे बोलने लगूं बेटा कैमरा का वर्ण विच्छेद कर दो, मुझे कैमरा दिखा, मैंने सोचा कैमरा का ही वर्ण विच्छेद करा देता हूं। तो बेटा क्या कैमरा का वर्ण विच्छेद कर पाओगे? जल्दी बताओ। कैमरा का वर्ण विच्छेद अगर आप वास्तव में ही समझ गए हैं तो ये करके मेरे को दिखाओ, ये करके मेरे को दिखाओ कैमरा का वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो हाँ सीडीपी की टीचर तो लट्ठा गाड़ेंगी। बेटा पेडागोजी की भी अभी बिल्कुल वो कैमरे के सामने उनका नया एक्सपीरियंस है, पेडागोजी की भी टीचर उतनी ही पसंद आएंगी आपको। ठीक है, सीडीपी की टीचर भी बेस्ट है, पेडागोजी की भी बेस्ट है। ठीक है, दोनों अपने आप में टॉपर्स हैं बच्चों। चलिए, तो कैमरा की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कैमरा के साथ ये तो है ही, लेकिन इसके साथ बच्चे दो मात्रा वाला लग रहा है, तो इसको हम ये लिखते हैं दो मात्रा अगर इसी वर्ड पे चढ़ रही होती हैं। अगर डंडा खिंच के उसके ऊपर होती तो औ लिखते, औ की मात्रा। अब यहां पर मां है तो मां, इसके साथ सर ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों इसके साथ स्वर कुछ और ही आ रहा है। जब कोई स्वर और ना मिलता तो मैं इसके साथ ए लिखता, लेकिन इसके साथ तो स्वर ऑलरेडी ये आ गया है, तो बेटा ऐसे ही मैं में यहां पर ए आ जाएगा। और बच्चा और क्या करूं? रा में मैं क्या लिखूंगा? रा, तो रा रे फिर ऐसे, रे ऐसे प्लस आ का डंडा,
और यहाँ ए लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बेटा कितना अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कैमरा ऐसे ही लिखेंगे? क्या आप क्लियर कर चुके हैं बच्चों? चलिए, ये तो हो चुका है सर। हाँ बेटा, ये मैराथन में मैं करवा चुका हूं, लेकिन अब मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूं। वो सिर्फ मैराथन थी, वो हमारा डेमो था आप सब लोगों के लिए। लेकिन अब ये प्रॉपर क्लास है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, ताकि आपकी हिंदी ऐसी हो जाए कि आपको कभी हिंदी पढ़नी ही ना पड़े। चलिए, हाँ, मोबाइल में इस तरह की टाइपिंग नहीं हो रही होगी जिससे हम कमेंट कर पाए, बिल्कुल कोई बात नहीं, पर आपको समझ आना चाहिए। आप मेरे से अपना मिलाते रहो, बस इतना चाहूंगा आपसे। बेटा वर्ण विच्छेद सीख गए, अब आप किसी भी वर्ण का विच्छेद कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। अब बच्चे मैं आपसे बोलता हूं कि जितने भी हमारे वर्ण होते हैं बेटा, वो दो ही प्रकार के होते हैं। हमारे वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। अब बच्चों अगर मैं स्वरों की बात करूं तो बेटा स्वर की परिभाषा है, स्वर की परिभाषा है जो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं, बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। अब जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, सहायता से बोले जाएं, से बोले जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन कहते हैं। अब बच्चे तीसरा पार्ट इसमें एक और बना दिया है वर्णों का ही, कि इनको भी वर्ण कहते हैं, और इसको हमने बोल दिया है बच्चों, क्या आपको मालूम होगा? अयोग अवहा, अयोग अवहा बच्चे इसको बोला जाता है, अयोग अवहा। अब अयोग अवहा क्या होते हैं बच्चों? इसकी अगर मैं परिभाषा लिखूं, ये न तो स्वर न व्यंजन और ना ही व्यंजन, और न ही व्यंजन होते हैं, न ही व्यंजन होते हैं। ये सिर्फ दो ही हैं, अयोग अवहा हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। यहीं पे इनका किस्सा खत्म कर दो, इसको अंग और इसको आहा। बेटा इसका नाम विसर्ग दे दिया जाता है, और इसका नाम बेटा क्या, आपका रिवीजन भी हो रहा है अगर आपने मैराथन ली है, तो इसको अनुस्वार हम बोलते हैं। अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको हम विसर्ग बोलते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, आप ये भी बताना कमेंट करके, मेरी तारीफ मत करना, बस ये बताना इस वीडियो के नीचे, आज की सारी क्लास सब में किसकी बेस्ट क्लास लगी आपको? आज की जितनी भी टीचिंग की क्लास ली आपने, सारी क्लासेस देखी हैं, अब तो सबसे बेस्ट क्लास कौन सी लगी? पूरी ईमानदारी से रिव्यू देना। कभी मेरी क्लास के सामने मेरी तारीफ करने लगो, बेटा ऐसा मत करना, है ना? सबसे बेस्ट किसकी लगी? हमारे टीचर्स को मोटिवेशन मिलेगा और वो अगली बार अपनी क्लास को और बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। सर इंग्लिश की बेस्ट लगी, सर गार्गी मैम की बेस्ट लगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है बच्चे। ईवीएस की बेस्ट लगी, क्या बात है। सीडीपी बहुत सही, इंग्लिश मैथ्स बहुत सही, क्या बात है बच्चों, क्या बात है। इंग्लिश के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में किसी की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी बढ़िया क्लास होगी, है ना? चलो मैथ्स इंग्लिश ईवीएस बहुत सुंदर मेरे को लग रहा है कि बच्चों पेडागोजी भी आए हैं, दो तीन बच्चों के कमेंट, क्या बात है, क्या बात है। ऑल सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, क्या बात है बेटा। मैं तो हिंदी खो गई हमारी, तो हिंदी हिंदी तो खो गई हमारी लगता है। चलो कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा खुशी हो रही है इस बात में कि मेरी क्लास सबसे नीचे वाली रेटिंग में है। ठीक है, मेरे टीचर्स मुझसे ज्यादा बेस्ट दे पा रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो बच्चों, बहुत सही, यही होना चाहिए बेटा। आप बस भरोसा रखना, मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इस चैनल से कभी ना तो कभी, जब से 3 साल से मैं इस चैनल को चला रहा हूं, ना तो किसी सिंगल बच्चे को अब तक धोखा मिला है, ना कभी आगे मिलेगा। जो भी मुख से निकला है हर कमिटमेंट पूरा होगा, और एग्जाम के बाद हम आपसे पूछेंगे कि 120 किए या नहीं। हम ये लक्ष्य 140 भी दे सकते थे, पर वो प्रैक्टिकल लक्ष्य नहीं है बच्चों, वो 140
हो पाना, हम करवा पाए हर बच्चे से, ये मुश्किल है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है 140 हम टीचर लोग बैठे तो भी ना हो पाए, तो वो सच्चाई वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हम 120 बच्चों का करवा देंगे, ये हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हर टीचर अपने आप में एक्सपर्ट टीचर है, ठीक है बच्चों। चलिए आप देखते हैं बच्चों, अब अगर हम देखें और क्या है हमारे पास, और क्या है मेरे पास, बहुत कुछ है बच्चों। अब मैंने आपको 3 तरह से वर्ण बताए, तो अब मैं बात स्वर की करूंगा। परिभाषा आप सब लोग जान चुके हैं, क्या होती है बच्चों? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो, अर्थात जिनको बोलने में किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े, वही स्वर कहलाते हैं। अगर स्वर की परिभाषा डायरेक्टली पेपर में आ जाए तो ऐसा टिक आप कर देंगे, ठीक है बच्चों, बहुत सही। अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चों स्वर के प्रकार, स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। बेटा जो आधुनिक रूप में बांटा जा रहा है स्वर को, वो 2 ही प्रकार से बांटा जा रहा है, पर पहले 3 प्रकार से बांटते थे। प्लुत स्वर और होता था, लेकिन अब प्लुत स्वर को कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो मैं भी अब आपको 2 ही पार्ट में पढ़ाऊं तो बेहतर है, हालांकि मैं तीसरे स्वर का जिक्र जरूर कर दूंगा। बच्चे यहां पर वैसे अगर मैं देखूं तो टोटल स्वर अगर मैं बताऊं बच्चों आपको, तो हमारे पास टोटल स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चे, ये सब आपको लिखना आना चाहिए खुद। अगर ये नहीं लिखना आया तो फिर बच्चे बड़ी लड़ाई हो जाएगी मेरी और आपकी। ये लिखना सीख लीजिए कि स्वर होते कौन कौन से हैं। बेटा ये एक सांस आपको लिखने आने चाहिए, आने चाहिए, और क्रम से लिखने आने चाहिए। ये क्रम है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अयोग अवयव और छोटी बच्चों की किताबों में लिखे रहते हैं, आजकल छोटे बच्चों की किताबों में भी ऐसे लिख देता है ये अयोग अवयव, ठीक है। जब हम पढ़ते थे तब नहीं आता था, अनेक अंग से अंगूर अनेक खाली यही हो जाता था बच्चों, ठीक है। लेकिन आज के हिसाब से अब जो नए मत के अनुसार बच्चों की किताबों में भी यही आ रहे हैं, और इनको हम बोलते हैं कि 11 स्वर होंगे। क्या होंगे बच्चों? 11 स्वर होंगे। ये बच्चे अगर कोई लिखने के आधार पर पूछे कितने स्वर होंगे तो 11 स्वर होंगे, लेकिन अगर कोई बोलने के आधार पर पूछे तो 10 स्वर होंगे, लेकिन अगर कोई कुल स्वर पूछे तो 11 ही आपको बोलना है। कुल स्वर 11, लिखने के आधार पर 11, बोलने के आधार पर 10 स्वर होंगे। और अंग और आहा ये बिल्कुल अपनी लाइफ से खत्म कर दो कि ये कभी स्वर भी थे, ठीक है बच्चों। तो अब इनमें 2 तरह के स्वर माने जाते हैं बच्चों, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा स्वर होता है बेटा दीर्घ स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। एक तीसरा प्लुत स्वर होता था, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है अब, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसमें ह्रस्व स्वर की बात करूं तो जो छोटे स्वर हैं जिनको हम फटाक से बोल देते हैं, अ ई छोटा, उ छोटा, री भी बेटा अगर लिखना है तो ह्रस्व में ही लिखना पड़ेगा, इसको री बोलते हैं, ठीक है। रे नहीं, री, रे तो ये होता है बेटा, रे तो ये होता है, ये री है, ठीक है। अगर मैं और आगे बात करूं दीर्घ स्वर की, तो जो बाकी बच गए हैं ये सब दीर्घ स्वर होते हैं बच्चा। कौन कौन सा? आ का डंडा, बड़ी ई, यही तो बच गए, बड़ा ऊ, ठीक है बच्चों। और दूसरे क्या बच गए? ए, आई और ओ और औ, ठीक है बच्चों। इनको हम इनको 2 पार्ट में बांटते हैं, 3 इधर 4 उधर। ये इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो दीर्घ स्वर हैं ये 2 पार्ट में बंटते हैं, इनको हम बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या? मूल दीर्घ स्वर। अगर कोई पूछे मूल दीर्घ स्वर कितने हैं तो वो 3 ही हैं, ठीक है। टोटल दीर्घ स्वर कितने हैं? टोटल दीर्घ स्वर पूछे तो याद रखना 7 होते हैं, लेकिन मूल दीर्घ पूछे तो 3 ही होते हैं। इनके बड़े रूप ए, ई, उ के बड़े रूप ये मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये बच्चे इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कितने हैं हमारे? 4 हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? 2 या अधिक चीजों के जुड़ के बनना, ठीक है। ऐसे वैज्ञानिक लिखना आता है, बहुत बढ़िया, बहुत काम आएगा आपको। चलो ठीक है। अगर मैं देखूं बेटा कि एक कमेंट यहां लगा कि आप क्या है, लड़का है लड़की, 2 ऑप्शन डाल दो बेटा, जरूर बताना आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे
इस क्लास से लड़के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं लड़की, तो फिर मैं जो एग्जाम्पल दूंगा ना वो लड़का बन के दूंगा या फिर लड़की बन के दूंगा, जो ज्यादा होगा उस हिसाब से एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल ही बातें आपसे की जाएं। चलो, अब संयुक्त स्वर क्या होता है बच्चों, मैं बात अब संयुक्त स्वर की करूंगा। संयुक्त स्वर होता है वे स्वर जो दो या अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं। जो दो स्वर, अधिक तो होंगे क्या, बहुत बढ़िया बेटा, मैं अभी वो करवा रहा हूं पोल। पोल में आप जवाब देना, पोल में आप जवाब देना, मुझे खुशी होगी अगर लड़कियां ज्यादा होंगी तो। बहुत सही। अगर बच्चे संयुक्त स्वर की बात करूं, संयुक्त स्वर की बात करूं तो इसमें दो स्वरों के मेल से बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। परिभाषा अपने आप लिख लेना, हमारे नोट्सों में मिल जाएगी। मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे नोट्स बना रहे हैं, मैं बच्चे का नाम बोले, ऋतु, वो लड़की है, वो नोट्स जो बना रही है ऋतु, तो आप प्लीज ये परिभाषा जो मैं मुख से बोल रहा हूं इनको जरूर लिखना है ना, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा। चलिए, तो संयुक्त स्वर में बच्चों तो चार ये संयुक्त स्वर हैं, तो ए, आई, ओ और औ। बेटा अगर आप एक चीज नोट कर रहे हो यहां पर कि ये दोनों एक से हैं, ये दोनों एक से हैं, बहुत काम आने वाली बात है, दोनों भी एक से हैं, ये दोनों भी एक जैसे हैं। अगर मैं संयुक्त की बात करूं बच्चों तो ये दोनों भी एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे हैं, जी बिल्कुल। अगर कोई कहे इसका बड़ा रूप क्या है, ये है, इसका बड़ा रूप ये है, ठीक है, इनमें भी बड़े छोटे, ये छोटा ये बड़ा है, हालांकि ये दोनों ही बड़े में गुरु मात्राओं में आते हैं। ये जब आप छंद पढ़ाऊंगा ना बच्चों तो इनको हम गुरु मात्राएं बोलेंगे। ये जो संयुक्त वाले हैं इनको गुरु, ये भी दीर्घ है, ये भी गुरु, ये लघु मात्राओं में आते हैं, याद रखना। ये लघु मात्रा ये सारे गुरु मात्रा में आएंगे, लेकिन गुरु में भी दो ये पार्ट अलग है, वो संयुक्त गुरु हो गए। चलो, अब ये दो गुरु किस किस से मिलके बने हैं बेटा, इन सब में ना ए या आ स्लैश करके जहां ए आएगा वहां आ ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो ए तो सब में रहेगा, यानी ए आ तो सब में रहेंगे ही रहेंगे। अब इसके बच्चे, इसके साथ ये किसके साथ मिलके बना है, ये छोटी ई या बड़ी ई। बेटा यहां छोटी भी लिख सकते हो और स्लैश करके बड़ी भी लिख सकते हो, इन दोनों को मिलाओ, ए ई को एक साथ मिलाऊंगा तो आई, अपने आप ही इस मात्रा का हो गया। लड़कियां 56%, क्या बात है, क्या लड़के लोग भी तो लड़कियां नहीं बन गए यहां पर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बड़ी खुशी हो रही है। और वैसे भी टीचिंग, जब लड़कियों को घर वाले, ये कोई भी पूछेगा ना आज के टाइम में, या तो लड़कियां यूपीएससी में जाओ या लड़कियां टीचर बन जाओ, बस दो ही जॉब लड़कियों के लिए अच्छी है, बाकी तो कोई अच्छी नहीं है। बच्चों वो किस सेंस में कहते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है, पर बच्चे जॉब कर रही है लड़की वो सबसे अच्छी है, मैं तो ये मानता हूं कि वो अपने पैरों पे खड़ी है, वो किसी के आश्रय पर नहीं रहेगी। ठीक है, वो किसी के आश्रय रहेगी तो वो पीड़ित रहेगी, बस मैं इतना मानता हूं, इतना समझता हूं। अपनी लाइफ सबको जीने का अधिकार है और उसका सिर्फ एक तरीका है कि लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो, वो खुद भी कमाती हो। बच्चा ये बहुत अच्छा, ये ऐसी जॉब है जिसको लगने के बाद घर वाले आपसे चाह कर भी कभी मन नहीं कह नहीं पाएंगे कि इस जॉब को छोड़ दो, क्योंकि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है लड़की के लिए जो सेट हुआ रहता है हर घर वाले के माइंड में, टीचर बनेगी तो जाने देंगे, नहीं तो कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के इसलिए लड़कियां इसी फील्ड को चुनती हैं, और ये तथ्य कहते हैं कि 50% से ज्यादा टीचर लड़कियां ही होती हैं। चलो बच्चों, तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे ए प्लस ई, ए ई, बेटा इन दोनों को मिलाओ, आई अपने आप ही इसकी निकल रही है कि नहीं, तो इसको मिलाओ, ए उ, औ अपने आप आ रही है कि नहीं, तो ए उ मिलते हैं तो ओ बनता है, ए ई मिलते हैं तो ए बनता, आई बनता है, आई। तो बेटा अगर मैं इसके साथ मिलाऊं तो इसमें इसका छोटा पार्ट मिल जाएगा, ए ए आई, ए आई माना जाता है, और ए ओ औ माना जाता है, औ औ, इनको दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से संयुक्त स्वरों को आप बता सकते हो कि दो दो किस किस के योग से ये बने हैं।
बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों? बहुत सही। संयुक्त स्वरों के बारे में अब आपके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। अब बच्चों, स्वरों को हमने ये बांट दिया उनकी रचना बनावट के आधार पर, उनके बड़े छोटे के आधार पर, कि दो तरह के होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ स्वर। एक प्लुत स्वर होता है जिसको हम खींच कर बोलते हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए रह गया आजकल। जैसे राम खींच के बोला ना, आ का डंडा, तो इसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम बोले राधा, तो ये जो खींच के बोला है ये हमने प्लुत स्वर बोला है। अगर हम बोले ओम, तो ओ ऊ को जो खींचा ओम, तो ये जो बोला है ना, तो ये जो स्वरों को खींचा है, ये स्वर ही खींचते हैं बच्चों, इन्हीं को प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे हमने किसमें, राधा में भी खींचा राधा, तो बच्चे यहां ध को भी ध्वनि ज्यादा नहीं है, रे को भी नहीं, रा आ का डंडा बोल रहा है ज्यादा तेज, तो जो बोल रहे हैं आई तो बोल रहा है, तो वो प्लुत में भी आ जाएगा। तो अर्थात ये नहीं है कि प्लुत कोई अलग से टपकेगा, उन्हीं स्वरों को खींच के बोल देने से प्लुत स्वर कहलाता है। क्लियर हो गया? प्लुत स्वर कोई इस तरह से नहीं है। बिना एग्जाम का कोई फॉर्म है गुरुजी? क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो बच्चों, अब प्लुत स्वर भी आप समझ गए हैं, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बच्चे मैं आता हूं आपके किस पर, अब मैं स्वरों को और तरकीब से बांटता हूं, जीभ के भाग के आधार पर। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बेटा स्वरों को, यही स्वर, कितने स्वर हैं हमारे पास बेटा? 11 हैं। लेकिन 11 में जो री है ना बच्चे, बोलने के आधार पर इसको मैंने क्यों हटाया है? क्योंकि जो री है ना, ये री बेटा, ये इस रे का साउंड करता है। किसका? इस रे का साउंड करता है। ये जो री है ना, ये रे का साउंड करता है। और रे तो बेटा क्या होता है? व्यंजन होता है। ये तो अंतस्थ व्यंजन है, ये तो लुंठित व्यंजन है। ठीक है, तो इसको बच्चे, जब ये व्यंजन है और ये इसी का स्वर दे रहा है, तो हम कह देते हैं कि ये बेकार है। फिर हमारे लिए क्या है? ये बेकार है, इसको स्वरों की गिनती में रखो ही मत, इससे कंफ्यूजन ही पैदा होंगे। तो हम कह देते हैं कि जब हम बोलते हैं ना, तो इस रे को बोलते नहीं है, वरना ये व्यंजन सा लगता है। ठीक है बच्चों, तो बोलने के आधार पर ये हटा दिया जाता है, अर्थात बोलने के आधार पर कितने रह जाते हैं? 10 रह जाते हैं। तो अब मैं 10 का ही काम तमाम करूंगा। मैं अब इस रे को परमानेंटली हटाने जा रहा हूं बच्चों। अब देखते हैं, अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि जीभ के आधार पर सर कैसे होते हैं? जीभ के आधार पर 3 तरह से स्वरों को बांट सकते हैं। जीभ का अगला हिस्सा तो हम कहेंगे अग्रभाग, अग्र स्वर, उसको बोल देते हैं अग्र स्वर। और बेटा नंबर 2 भाग, जीभ का नंबर 2 भाग है, यानी जीभ का बीच का हिस्सा, उसको हम कहते हैं मध्य स्वर। जो जीभ के बीच के हिस्से से बोले जाएं उसको मध्य स्वर कहते हैं, और जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाएं उनको पश्च स्वर कहते हैं। क्या बच्चे? पश्च स्वर कहते हैं। अब ये 3 तरह के हमारे स्वर हो जाते हैं। अब कौन सा मध्य में, कौन सा अग्र में, उस दिन भी बताया था। क्या आपको रट चुके हैं? अगर आपने पहले पढ़ा हो तो बेटा जरूर आप बता पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलो, मास्टर बन गए तो इज्जत 4 गुनी हो जाएगी बेटा। हाँ, एक बात और कहूंगा कि कमाते सब, देखिए, कमाओगे आप अपने लिए, इज्जत दूसरे करेंगे। याद रखना, कमाओगे अपने लिए, पैरों पे अपने लिए खड़े होगे, सहारा अपने घर वालों को दोगे, दूसरे को घमंडी लोग नीची नजर से भी देखने लगते हैं, लेकिन इज्जत दूसरे जरूर करते हैं। बेटा अगर आप कहीं कामयाब नहीं हुए, चाहे आप कुछ भी भले ही कर लें, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हुए तो कोई इज्जत नहीं करेगा। एक तो वैसे ही आपने बहुत कुछ खो दिया कि मैं कहीं कामयाब नहीं हो पाया, यही आपको इतना तोड़ देगा, और दूसरा ये भी तोड़ देगा कि समाज आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, वो आपको अपने जैसा ही समझेगा। एक 5वीं फेल भी ये कह देगा
तूने बीए पास करके या तूने बीएड करके या तूने एमए करके क्या उखाड़ लिया, तू भी तो हमारे जैसा ही है और हम पे उस बात का कोई जवाब नहीं होगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, मास्टर बन गए, इज्जत चार गुनी नहीं बेटा, इज्जत जाओ भाड़ में, हमारे बेटा हमारी लाइफ स्टाइल चार गुनी बढ़िया हो जाएगी, बस वो देखो आप। ठीक है बच्चों, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगर मैं बात बोलूं बच्चों अग्र स्वर, बेटा देखो नौकरी तो अपने क्या होता है सेटिस्फेक्शन पे है। कोई तो बेटा अपनी चपरासी की सरकारी नौकरी में भी इतना संतुष्ट है कि उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो दुनिया का राजा अपने आप को समझता है। कोई आईएएस में भी खुश नहीं है, आईएएस को भी लोग छोड़ते देखे हैं बच्चों। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल ले देता हूं, वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं, सेटिस्फेक्शन आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कहाँ सेटिस्फाई मानते हैं। जैसे एक हमारे सर हैं विपिन सर जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो सुपर टेट में टॉपर रहे, अपने घर से 10 किलोमीटर दूर स्कूल में मिल गया अपने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में टॉपर रहे वो। ठीक है, अब बच्चों स्कूल मिल गया 10 किलोमीटर दूर, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में जाना, 10-15 मिनट में वापस घर आ जाना। अब उनका सिलेक्शन हो गया DSSB पीआरटी में, यानी दिल्ली वाली टीचिंग में आ गया उनका नंबर। अब वहां रैंक आई 11, वहां भी, तो उनको वहां भी कूद कर सिलेक्शन मिल गया। अब बच्चे, अब प्रेशर, अब उनके दिमाग में दो प्रेशर बन गए कि मैं अपने घर के पास हूं, एक मैं दिल्ली में करूंगा। बेटा घर के पास प्राइमरी में हूं तो उनके दिमाग में आया गांव वाले इज्जत नहीं करेंगे, अरे क्या प्राइमरी का ही तो मास्टर है, दिल्ली जाऊंगा तो लोग ये कहेंगे भाई दिल्ली में मास्टर है। तो अब उन्होंने वो यूपी से रिजाइन किया, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में देखा प्राइमरी है भाई, ठीक है, अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है वहां। अब वहां पे कोई आता है मास्टर, मास्टर को केजरीवाल ने मास्टरों को दबा के घर वालों को ज्यादा छूट दे रखी है, तो वहां लोग आते हैं और वो कहते हैं हाँ भाई तूने पढ़ाया क्यों नहीं मास्टर को, तू थोड़ा भी बोल देते हैं भाई, वहां भी बोल देते हैं बच्चों, ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं पढ़ाया भाई, और ऐसे बात कर रहे हैं वहां, तो वहां भी झेलना पड़ रहा है। वो अब कहते हैं कि मैं तो बहुत पछता रहा हूं जी यहाँ से जा करके, तो वो वहां संतुष्ट नहीं है। हालांकि सैलरी में जरूर 8-10 हजार रुपए का फर्क है दिल्ली में और यहाँ में, वो एक्स सिटी है बच्चों। ठीक है, तो उसका एचआरए वगैरह सब कुछ ज्यादा मिलता है, तो वहां जरूर सैलरी में फर्क पड़ गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो यहां था वो वहां कभी नहीं मिल पाया उनको। वो कहते हैं मैं फिर से सुपर टेट दूंगा और मैं फिर से यहीं पे सिलेक्शन लूंगा, छोड़ो उन बातों को। तो उन्हें इतना विश्वास है वैकेंसी है मैं फिर सेलेक्ट हो जाऊंगा और अपना ही डिस्ट्रिक्ट ले लूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि चीजें मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूं, ये बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन अपने हाथ में कि कौन कहां लेता है। विपिन सर जो इंग्लिश की क्लास लेते हैं, मैंने ये उनकी स्टोरी आपको सुनाई है। अब बच्चों वो मेरे गांव के पास के ही हैं, बिल्कुल जड़ में ही गांव है, अग्रिय। बेटा मैंने आपको याद करवाया था अग्रिय, ठीक है, अग्रिय। तो अग्रिय की मैं बात करूं तो जब भी अग्र स्वर देख रहे हो तो बस याद रखिए अग्रिय। तो अग्र को हटा दो, अग्र को हटा दो, क्या बचा, ई बचा, ई बचा तो ई के दोनों रूप आ गए। अब ए बचा तो ए के दोनों आ जाएंगे। तो बेटा ये 4 स्वर होते हैं अग्र स्वर। क्या ये 4 स्वर होते हैं अग्र स्वर। अगर मैं मध्य स्वर की बात करूं तो मध्य स्वर कौन सा होता है, वैसे भी अगर इनको बोलोगे ना ई ए आई, तो बेटा ऐसे लग रहा है जैसे यूं ही बिल्कुल बिना जोर पड़ रहा है, ऐसे ही बोल दिया, यहीं से निकल के आ रहे हैं। जब मैं इसको बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ए, जैसे मैं थोड़ा पीछे खींच के लेके आ रहा हूं ए, तो बेटा ए को बोल के देखो ए, ऐसे लग रहा है जैसे मैं थोड़ा और थोड़ा अंदर चला गया ए, तो जीभ के मध्य हिस्से से ये बोला जाता है। जब मैं पश्च हिस्से से बात करता हूं तो जो बाकी के 5 बच गए वो पश्च हिस्से में आ जाएंगे। क्या क्या बच गया, आ बच गया सर, ऊ बच गया, देखो ऊ बोल के देखो, ऐसा लग रहा है जैसे गले के पास से आ रहा हो। ठीक है, और बचा और क्या बच गया, ओ बच गया, औ बच गया। तो ये सब कहां से आते हैं, ये पिछले हिस्से से आते हैं।
ठीक है, पश्च स्वर इनको इसलिए बोला जाता है। बहुत सही से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये रट जाएंगे, इनकी परिभाषा लिखनी है तो लिख सकते हो। अग्र स्वर क्या होते हैं? जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएं, जो जीभ के मध्य हिस्से से, जो जीभ के पिछले हिस्से से। ये जीभ के आधार पर वर्गीकरण हो गया बच्चों। अब मैं करूंगा, अब बेटा मैं अब जो करने वाला हूं, अब किसके आधार पर मैं वर्गीकरण करूंगा? मुंह के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। कि बेटा ये कई तरीके से बांट दिए, ऐसा नहीं है स्वर दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर तीन प्रकार के, जैसे अभी पिछला अग्र मध्य पश्च। स्वर दो प्रकार के भी होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और स्वर ये अब चार प्रकार के बताऊंगा इसमें। तो बेटा ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे। तो अगर मैं देखूं तो बेटा, अगर मैं यहां पर देखूं तो स्वर ये संवृत स्वर कहलाता है। संवृत स्वर ये कौन सा स्वर कहलाएगा बच्चों? ये अर्ध संवृत स्वर कहलाता है, अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। तो स्वर के चार प्रकार लिखवा रहा हूं आपको। ये बेटा विवृत स्वर कहलाता है, विवृत स्वर। और बेटा ये क्या कहलाता है? ये अर्ध विवृत स्वर कहलाता है, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, ये अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। तो चार तरह के स्वर हो गए। अगर मैं आपको इनकी परिभाषा बताऊं तो संवृत स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनको बोलने के लिए हमारा मुंह लगभग बंद रहता है, जिनको बोलते समय हमारा मुंह बस थोड़ा सा खुलता है, जिनको बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुलता है, पूरा भट्टा बन जाता है, जैसे आ। ठीक है बच्चों, वही है ये। तो इसमें सिर्फ एक ही आता है जिसमें पूरा मुंह खुल जाता है और जिसमें मुंह आधा खुलता है। फिर ये क्या था? देखिए, जिसमें मुंह आधा खुले, जिसमें मुंह थोड़ा सा खुले, इसमें आधा नहीं, लगभग बंद सा ही रहे। इसमें बंद है, इसमें लगभग बंद है, मतलब थोड़ा सा तो खुलेगा। इसमें पूरा मुंह खुल जाएगा, इसमें इसमें आधा मुंह खुलेगा। अब बच्चे देखना, आपका यूपीटेट सीटेट क्लियर है और मैं सुपरटेट की तैयारी कर रहा हूं। तो बच्चे इस क्लास से अलग अगर हिंदी में क्वेश्चन आ जाए तो बेटा उसी दिन से हिंदी पढ़ानी छोड़ दूंगा, इतना कह रहा हूं आपसे। ये एक महीने मेरे साथ हिंदी पढ़ लो, आपका सुपरटेट में एक क्वेश्चन रह जाए तो मैं यहां खड़ा हूं बच्चों। ठीक है, चलिए यहां खड़ा होना छोड़ दूंगा। तो बच्चे संवृत स्वर की बात कर दूं, संवृत स्वर की बात करूं तो मैंने आपको याद रखा है। कैसे याद रखवाया है? उस दिन अगर आपने क्लास देखी हो तो हाँ चलेगी बेटा संस्कृत। संवृत को बात करूं तो सुई से याद करवाया था बेटा, सुई से याद करवाया था संवृत। संवृत की जो मैंने बताई थी ट्रिक, वो सुई बताई थी। तो से संवृत है, छोड़ दीजिए। तो बेटा ऊ, ऊ बेटा परिभाषा लिख लेना। संवृत स्वर कौन से होते हैं? जिनका बोलते समय मुंह लगभग बंद रहता है, मुंह खुलने के आधार पे है ना ये। तो ऊ बेटा ई, तो ऊ के दोनों रूप लिख दो और ई के भी दोनों रूप लिख दो। तो सुई से याद हो गया ना बच्चों, सुई से याद हो। मैंने भी ऐसे ही याद कर, बेटा मैं भी नहीं भूलूंगा, क्या भूलूंगा? तो मैंने भी ये सुई बना दिया, आप भी बना दो। अब अर्ध संवृत क्या होता है भैया? ये सुई थी संवृत, अब कह रहा है अर्ध संवृत, तो आधी सुई, अर्ध सुई है भाई, अर्ध सुई। भाई सुई लगवा ले, मने कर दी पहले। अब कह रहा भाई आधी सुई, अब तो लगवा ले। ओए आधी सुई भी नहीं, ओए आधी सुई भी मत लगा देना, बहुत दर्द करती है। तो ओए कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ओए कैसे लिखा जाता है? ऐसे। बहुत बढ़िया, ओए याद कर लेना आधी सुई के लिए, ओए कहना है आपको। और बच्चा ये आ, अब कौन कौन से स्वर और बच गए? सबको पता है, 4 2 6 और 1 7, 3 ही स्वर बच गए, क्योंकि री को तो लेते नहीं कहीं का। 3 कौन कौन से बच गए? जल्दी से नाम ले दो बच्चों। ए बच गया, आई बच गया, औ बच गया, यही तो बच गए। ये तीनों अर्ध संवृत में, अर्ध विवृत में आ जाएंगे। कितने आसान है ना बच्चों, कितना आसान है इनको बांटना, है ना।
परिभाषा भी लिख ली, बांटना भी सीख लिया, बहुत सुंदर तरीके से सीखा है। और अब बच्चों मैं एक और तरीका बता दूं, स्वरों का किस्सा हमारा खत्म हो जाएगा और आज की क्लास भी खल्लास हो जाएगी बच्चों। फिर व्यंजनों को कल की क्लास में लेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। पर बच्चों ये क्लास रोज 9 से 10 बजे होगी, जरूर रहना इस क्लास के साथ। पूरी उम्मीद है बेटा, देखो मैं इस बैच में आना ही नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे, आपको भी पता है कि देखो किसी को भी जब ज्यादा अच्छा लगता है जब ज्यादा लोग लाइव देख रहे हो, है ना। तो उस पे जाऊंगा मैं। टीचिंग के अलावा किसी भी कोर्स में जा रहा हूं क्योंकि पहला कोर्स है, तो हर जगह 8-8 10-10 हजार बच्चा लाइव इजीली आ जाता है। पर आपके लिए आया हूं क्योंकि मुझे शुरुआत बहुत अच्छी करनी थी इस बैच की, ठीक है। नवीन सर को मैंने दे ही चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन नवीन सर पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा पाएंगे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, उनका अपना अलग अंदाज है। तो कुछ एक आध टॉपिक मैं जरूर नवीन सर को बीच में दूंगा, तो आप देखोगे उनका अंदाज भी एकदम निराला है पढ़ाने का, ठीक है बच्चों। हमारे पास जो टीचर है ना बच्चों, वो हर कोई बच्चों के दिलों पे उतर जाएगा, इतना पक्का कह सकता हूं, ठीक है। तो हमने दो देख लिए, एक जीभ के आधार पर, एक हमने मुंह खुलने के आधार पर, एक ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, स्वर आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक है बच्चा, स्वरों के प्रकार। अब अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या होगा बच्चों, तो स्वरों के प्रकार किसके आधार पर, ये ओष्ठ आकृति। ओष्ठ क्या होता है, होठ को कहते हैं, होठ की आकृति के आधार पर। लेखपाल का बैच कब से आएगा, अगर आपको हिंदी पढ़नी है लेखपाल की, इससे बेस्ट बैच नहीं मिल सकता। अगर आपको लेखपाल की हिंदी पढ़नी है तो मैं कह रहा हूं बच्चे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने दूंगा किसी भी हिंदी का, ठीक है। और 1 महीने में इस हिंदी को मतलब लगभग 40-45 दिन में मैं कंप्लीट करा के दूंगा, ठीक है। हर दिन एक टॉपिक, किसी दिन बेटा दो भी लग सकते हैं किसी किसी टॉपिक में, ठीक है। तो स्वरों के प्रकार बच्चों, अगर मैं ओष्ठ आकृति पर बांटूं तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। बताइए, कोई बच्चा बताएगा कौन कौन से होते हैं। अगर मैं ओष्ठ आकृति के आधार पर देखूं तो स्वरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बहुत बढ़िया, बताओ बच्चों, ओष्ठ आकृति के आधार पर देखूं तो कौन कौन से होंगे, जल्दी बताओ। एक तो बेटा बहुत सही आपके जवाब आ रहे हैं, एक तो मैं कहूंगा वृत्तमुखी स्वर, और एक होता है बच्चे आवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। एक वृत्तमुखी स्वर, एक आवृत्तमुखी स्वर, बहुत सही, बहुत बढ़िया आपका आ रहा है। अब बच्चों वृत्तमुखी, अगर परिभाषा लिखूं वृत्तमुखी कौन से होते हैं और आवृत्तमुखी कौन से होते हैं, जैसे ओष्ठ आकृति, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, अर्थात मैं ये कह सकता हूं जिसमें होठों की आकृति, जिनको बोलते समय, जिन स्वरों को बोलते समय होठों की आकृति गोल गोल हो, अर्थात वृत्त बने होठों की आकृति। वृत्त क्या होता है, सर्किल, अर्थात गोल। तो होठ बिल्कुल गोल हो जाते हो, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो वृत्तमुखी कहलाता है। कौन कौन से होते हैं, क्या आप मुझे बता पाओगे बेटा, जरूर बता पाओगे। ऊ गोल हो रहे हैं, ठीक है, ऊ बड़ा ऊ भी, ठीक है। ओ बोल के देखो, ओ, और देखो बेटा औ को बोल के देखो, चेक करते रहो, प्रैक्टिकल चेक करो, औ भी इसमें ही आएगा, हाँ जी। तो ये 4 वृत्तमुखी हैं और बाकी जो बच गए यानी 6 और बच गए वो आवृत्तमुखी में आएंगे, यानी जिनको बोलते समय, आवृत्तमुखी की परिभाषा मुख में बोलने में वृत्त ना बने, बस उसको ऐसे याद रख लीजिए। तो बचे कौन कौन से, ए बोल के कोई वृत्त बना सकता है मुख से, ए यूं करके, बोलेगा ही नहीं भाई, वृत्त बना के बोल के बताओ, पता लगेगी आपको। तो ए, आ बना ही नहीं सकते आप, इन दोनों से वृत्त बना के दिखाओ मुझे। ई से वृत्त बना सकते हो, बड़ी ई से बना सकते हो,
बताओ बच्चों, बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। और क्या ए से बना सकते हो? आई से बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये आप बना के दिखा दो। तो ये 6 वो रहे और 4 ये रहे, 10 री को हम इनमें नहीं रखते हैं। तो बच्चे बहुत सुंदर। लड़का लोग ज्यादा हो गए भाई, दिखियो, ये तो उल्टा हो गया रेशो। लड़का लोग 56%, लड़की लोग 44%। कोई नहीं, टक्कर बराबर की, 50-50 पे आ जाएंगे जल्दी से। तो बेटा ये हमने स्वरों को पूरे अच्छे तरीके से बांट दिया है। बेटा हमने इसमें रे का खेल जो था उसको समझाने की वजह से मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, साथ में ही बता देता हूं। रे के रूप, रे रे, ये जो रे है इसके रूप, इसके रूप लिख दूं बच्चा, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से वीडियो या अलग से चैप्टर नहीं बनेगा, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जो रे है इसको बोलते हैं व्यंजन, और ये जो रे है इसको बोलते हैं स्वर। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं स्वर के रूप देखूं बच्चा, स्वर के रूप, ये रे कहां कहां आएगा? जैसे कृपा, तो जहां भी इस टाइप का रे होगा उसको हम स्वर वाला रे बोलेंगे। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कौन सा रे स्वर है, ऐसे बना के दे दिया आपको। कृपा बेटा, और बताओ कहां आता है ये? कृतज्ञ, कृतज्ञ। और बताओ ये रे कहां आता है? जिनमें भी ये रे इस टाइप से चढ़े, बेटा ये पहचान क्या है आप खुद देखो। पहचान में आपको कितने शानदार तरीके से सिखा रहा हूं। इसमें रे ये बन रहा, तो ये ऐसा ही रे, तो बेटा इसी आकृति से जोड़ देना, तो यानी ये वाला ही रे ये कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये वाला रे ये कहलाता है। बहुत सही। अब बच्चों मैं और रे की बात करता हूं। अब मैं दूसरे रे की बात करूं, ये वाला रे, ये वाला रे कहां यूज होता है? जैसे अगर मैं देखूं बेटा, मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख दूं मात्रा, यहां पर लिख दूं मात्रा, यहां भी यही रे है। यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं, जैसे मान लो वरना, वरना। जैसे मैं यहां ऊपर मैं ये लिख सकता हूं घृणा, घृणा इसमें आएगा बिल्कुल। जैसे मैं लिख सकता हूं, जैसे यहां मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? क्रम। आगे क्या लिख सकता हूं? देखिए 3 तरह की रह बना दी है मैंने। और भी बताओ कौन सी रह होती है, मेरे ध्यान नहीं आ रही हो तो आप बता दो कि कहां पर और रह देखी है आपने, किस तरह की रह देखी है। मैं उन सारी रह को ले लूंगा बच्चों। तो जहां भी आपको और नजर आ रही हो, मुझे ये नजर आ रही हैं, तो ये सारी रह किस टाइप की होती हैं? इस टाइप की होती हैं बच्चों, इस टाइप की होती हैं। कृष्ण में, हाँ बिल्कुल सही है, कृष्ण में, कृष्ण में भी यही वाली रह होती है। कौन सी? स्वर वाली। ठीक है, और कोई रह आपको नजर आती हो? आवृत मुखी, बहुत बढ़िया। आवृत में भी यही वाली रह है ना बच्चे, आवृत में, तो आवृत में भी यही वाली रह आ जाती है। ठीक है, और बताओ भ्रम, भ्रम में क्रम वाली आ जाती है। बहुत सही आप जा रहे हो, भ्रम। ठीक है, एक धर्म, धर्म, धर्म में ऊपर, इनके अलावा रह आती नहीं है, क्योंकि धर्म की तो वर्ग। हाँ बहुत सुंदर, एक बच्चे ने बढ़िया दिया है, ट्रेन या ट्रक। ट्रेन तो इंग्लिश का शब्द है, पर कोई बात नहीं, ये भी आगत में आ जाता है। तो बेटा ट्रक की मैं बात कर देता हूं, ट्रक। तो ट्रक, अगर मैं ट्रक की बात करूं, प्रकृति, बहुत सुंदर, प्रकृति में ये वाली आती है बच्चों। ठीक है, चलो दृष्टिकोण में ऊपर वाली आ गई, कृषि ऊपर वाली आ गई, श्रम ये वाली आ गई। लो श्रम में भी लिख देते हैं, बढ़िया श्रम बच्चे, बहुत सुंदर। अब बहुत रह हो गई, अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इनमें मेरे ख्याल से। ठीक है, सारी रह यही होती हैं। तो जितनी भी ये रह हैं बच्चे, इनको हम ये वाली रह कहते हैं। ये जो रह है ये सिर्फ एक ही तरह की आएगी, इसको स्वर वाली रह बोलते हैं। अब बच्चों अब आपको ये पता होगा कि कौन सी रह आधी है और कौन सी पूरी है। आपको पता होगा कभी स्वर वाली आधी हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वर कभी आधे बनते ही नहीं। आप बताओ कौन सा स्वर आधा बनता है? छोटे बड़े तो हो जाते हैं, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, पर कभी आधे नहीं होते होंगे। ठीक है, तो ये कभी आधा, ये वाला कभी आधा नहीं होता, ये एक सा ही आता है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं बच्चों। तो ये वाला एक आधा भी होता है, क्योंकि व्यंजन तो कहीं कहीं आधे भी होते हैं, कहीं कहीं पूरे होते हैं।
कौन सी आधी है कौन सी पूरी है। तो बेटा जब देख लीजिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आधी रह है, ये आधी रह है, तो ये दोनों किसके हैं, आधी रह के हैं, बाकी सब पूरी रह है। तो सर आधी सिर्फ एक ही तरह की होती है, जी हाँ, आधी सिर्फ एक ही तरह की होती है बेटा, नृत्य में ये वाली है ना, जागृत में ये वाली है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं आधी रह कौन सी है, तो याद रखना, जब वो वजन हल्का होता है, कम होता है, उसको सर पे उठा के रखते हैं, अर्थात सर पे चढ़ी हुई रह आधी होगी। और जब बच्चे वजन ज्यादा होता है तो उसको पैरों में खचेड़ के ले जाते हैं, तो जो पैर पे रह चढ़ रही हो, कोई सी भी रह चढ़ रही हो, तो पैर की रह पूरी रह मानी जाएगी। अर्थात पूरी रह कौन से में है, बाकी सब में पैर की रह चढ़ी हुई है, और पैर की रह को पूरी रह कहते हैं। ट्रक वाली नहीं, आधी नहीं है, ट्रक रह भी पूरी ही रह मानी जाएगी, कोई इसको आधी नहीं कहेगा आगे से। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा आपका टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यह हिंदी सुपर ही रहेगी हर जगह। और बच्चे आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चे रोज 9 से 10 ये क्लास होगी, पूरा टाइम टेबल फॉलो करना, बहुत मजा आपको आने वाला है क्लासेस में। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं बच्चों, कल मैं इसी टाइम आपके बैच में हाजिर हो रहा हूं।